हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जो है उसको जल्दी से दबा लो, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, और जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड गाइस, आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें वीडियो चालू करने से पहले। सबसे पहले, अगर आपको यूरोपास सीवी अपना बनवाना है या कवर लेटर बनवाना है या और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। सीवी आप बना सकते हैं अपने हाथ से भी, अपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आप चेकआउट करके बना सकते हैं, लेकिन अभी भी तब भी सिचुएशन अगर नहीं सही हो पा रही, तब भी आपको प्रॉब्लम हो रही बनाने में, तब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट मैं आपसे लूँगा, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ और टाइम निकाल के अगर मैं वो करूँगा तो आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो अदर लोग चार्ज कर रहे हैं ना, उससे बहुत 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 मिनिमम लूँगा। आप लोग को खुद फील आएगा जब मैं आपको बताऊँगा, आपसे बात करूँगा। ऑलरेडी कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, तो आप लोग भी जाके फॉलो कर सकते हैं कॉकटेल साइकोलॉजी। चेकआउट करिए मेरा इंस्टाग्राम पेज। एंड गाइस, इसके अलावा आप मेरे मेन पेज पे भी जा सकते हैं यूट्यूब के, जिसका नाम है कॉकटेल साइकोलॉजी। मेन मेरा चैनल है यूट्यूब का, वहां जाके वो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। उसमें मैं माल्टा से रिलेटेड व्लॉग्स डालता हूँ, मतलब वो ऑलरेडी ऐसा नहीं माल्टा में आके चालू किया, पहले से मेरा व्लॉग चैनल है वो, तो उसमें मैं व्लॉग डालता हूँ डेली लाइफ से रिलेटेड, तो आपको वो भी पसंद आएगा। आप जाके चेकआउट करिए एंड वहां पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो गाइस। तो गाइस, ये वीडियो चालू करते हैं और बात करते हैं टोटल कितना खर्चा आया मेरा इस जर्नी में माल्टा आने के लिए। बहुत बिना किसी एजेंट की हेल्प के आया हूँ, खुद से मेहनत करके आया हूँ यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ शुरुआत से लेके इन तक की जर्नी, और कितना मैंने स्पेंड किया, कितना टाइम लगा है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बात करूँगा मैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया आपको, लेकिन अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, कॉकटेल साइकोलॉजी, जाके सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो मुझे। यही चैनल का नाम है कॉकटेल साइकोलॉजी, ठीक है? तो बात करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था जनवरी स्टार्टिंग में, दिसंबर लास्ट से स्टार्ट कर दिया था, बट जनवरी स्टार्टिंग में ईमेल्स भेजना बहुत ज़्यादा चालू कर दिए थे। अराउंड 30-40 ईमेल्स एवरी डे भेजता था गाइस। देन फेब में मुझे रिस्पांस आया। रिस्पांस आने के बाद में इमीडिएटली सेम डे रिस्पांस आया। रिस्पांस तो बीच बीच में भी आते रहते थे, मैं कॉल करता था यहाँ पे माल्टा में। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि कैसे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं माल्टा में, इंडिया से, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 महीने के लिए आप फ्री कॉल कर सकते हैं गाइस, फ्री कॉल कर सकते हैं माल्टा में, ठीक है? तो 1 महीने की अपॉर्चुनिटी है फ्री कॉल करने की। चूज करो, सेलेक्ट करो, मेरा वीडियो देखो जाके पिछला वाला, और डायरेक्टली कॉल करो। जहां पे आपको वैकेंसी चाहिए ना, डायरेक्टली कॉल करो। हेलो, आई एम सो एंड सो कॉलिंग फ्रॉम दिस प्लेस। आई हैव गॉन थ्रू योर वेबसाइट ऑनलाइन एंड आई कैन सी देयर इज अ वैकेंसी अवेलेबल फॉर दिस वैकेंसी का नाम बताओ, ओके? एंड देन बोलो कि सो आई एम interested for that particular position. Is that okay if I can forward you my CV? Is that okay if I can forward you my resume on that particular email address which is mentioned on your website? और अगर email address नहीं है तो उनसे मांगो, is it okay if you can share me the email address and so that I can write it down and forward you to my email address and forward you my email along with my cover letter? ऐसा करके उनको बोलो, ठीक है? तो बात करो, कम्युनिकेट करो और अपनी इंग्लिश मजबूत करो एंड कोशिश करो। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं आती है, होती है, ठीक है? तो फेब में मुझे रिस्पांस आया। रिस्पांस आने के बाद में मैंने बताया था मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया। देखो, ईमेल भेजने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, मैंने 1 रुपये पे नहीं किया ये जॉब पाने के लिए। जब मुझे जॉब मिल गई तब मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजा एम्प्लॉयर ने, मैंने उसको साइन करके स्कैन करके भेजा। स्कैनिंग के जो पैसे लगते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, वो स्कैन करके साइन करके भेजा। उसके बाद एम्प्लॉयर ने मुझे डॉक्यूमेंट वापस से भेजे, मेरा फुल पासपोर्ट स्कैन कॉपी मांगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर ने बोला कि ओके, अभी हम अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। फिर एम्प्लॉयर ने नेक्स्ट मंथ वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। मतलब ये होते होते मार्च चालू हो गया था, सारा प्रोसेस होते होते। तो मार्च चालू हो गया, मार्च में एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए उसने बोला कि आपको फी पे करनी पड़ेगी, इसकी ये अमाउंट होता है। मुझे पता था जेन्युइन है, ठीक है? कंपनी का नाम पता था, कंपनी की डिटेल्स पता थी। मैंने चेक किया ऑनलाइन, वेबसाइट पे सब जाके चेक किया। आप कहीं पे भी सेलेक्ट हो ना, वेरीफाई जरूर करो। उनकी वेबसाइट पे जाके उनको कॉल करके कैसे भी कैसे करके वेरीफाई जरूर करो, ठीक है?
तो जब मैंने मुझे पता था हाँ जेन्युइन है, तो मैंने तुरंत, उन्होंने लिंक भेजा, लिंक मतलब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई कर दिए थे, बस मुझे लास्ट पेमेंट करनी थी 280 यूरोज़ की। मेरे पास अकाउंट, इंडियन अकाउंट से ही मैंने पेमेंट कर दी 280 यूरो की, 282 यूरो समथिंग की पेमेंट थी, वो मैंने इंडियन अकाउंट से कर दी। करने के बाद में मैंने इंतजार किया, 1 महीने के बाद मेरा वो आ गया अपॉइंटमेंट, मतलब वर्क परमिट आ गया मेरा, अप्रूवल लेटर, प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर 1 महीने के बाद मेरा आ गया। फिर उसके बाद मुझे लेना चाहिए था अपॉइंटमेंट उसी टाइम पे, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि शायद से अगर वर्क परमिट में टाइम लग जाता है तो देर हो जाएगी ना, तो इससे पहले वर्क परमिट आने का वेट करते हैं फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं। तभी अपॉइंटमेंट मिल रही थी, मई जून की मिल रही थी, तो मैंने वेट किया। वर्क परमिट आने के 2-4 दिन पहले ही मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, तब मुझे जुलाई की मिली। तो मैंने डर के मारे ले ली कि अपॉइंटमेंट खिसकती जा रही और मिलना भी मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे, तो ले लेता हूँ। मैंने जुलाई 12 की अपॉइंटमेंट ले ली। लेने के बाद वर्क परमिट भी आ गया अच्छी तरह से मतलब फॉर्चुनेटली 2-3 दिन बाद वर्क परमिट भी आ गया। फिर वेट किया टाइम का, उस दौरान रहा नहीं गया, सोचा 3 महीने का टाइम है, प्राइम डी के लिए भी अप्लाई कर दूं। तो एम्प्लॉयर से बात किया, डॉक्यूमेंट्स माल्टा भेजे, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं, एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। एम्प्लॉयर ने आइडेंटिटी माल्टा को ईमेल किया, एम्प्लॉयर ने बात किया, मैंने बात किया आइडेंटिटी माल्टा से डायरेक्ट। एम्प्लॉयर मेरा बहुत हेल्पफुल था गाइस, ये मैं बोलूँगा, मेरा एम्प्लॉयर बहुत हेल्पफुल था। एम्प्लॉयर ने बात किया, मैंने बात किया, आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से रिप्लाई आया कि डॉक्यूमेंट भेजो, ये भेजो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह उन लोगों ने मांगा। सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद में आइडेंटिटी माल्टा को एक लिस्ट बना के उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगी थी, वो भी भेज दिया। वो भेजने के बाद में भी 3-4 लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, पता चला कि पासपोर्ट लेते नहीं है, कोरियर वाले मना कर देते हैं कि पासपोर्ट नहीं लेते हैं। एंड उसके अलावा आइडेंटिटी माल्टा भी टाइम ले रहा था उस समय, लगभग 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी टाइम लग रहा था लोगों का प्राइम डी आने में। प्राइम डी मतलब माल्टा से पासपोर्ट इंडिया आने में। पहली बात तो पिकअप होने में टाइम लग रहा था, फिर बाद में वहां से माल्टा में जब आ जा रहा था वहां से इंडिया आने में भी टाइम लग रहा था, इंटरव्यू भी हो रहा था वीडियो कॉल पे। तो मैंने कहा कि अगर मैं भेज दूंगा, मेरा पासपोर्ट चला जाएगा, तो तब मैं ना, क्या पता अप्रूवल आ गया और मेरी जब जुलाई की डेट है उसी टाइम अप्रूवल आया, तब मैं इधर का भी नहीं रहूंगा, उधर का भी नहीं रहूंगा। और क्या पता मैंने पासपोर्ट भेज दिया और वहां जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, पासपोर्ट नहीं जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे दिमाग में। फिर मैंने एम्प्लॉयर से बात करी, कुछ फ्रेंड से बात करी, कंफर्म किया कि ठीक है प्राइम डी कैंसिल करते हैं, 12 तारीख को बैंगलोर जाके VFS में सबमिट करते हैं अपना अपॉइंटमेंट। VFS में जाके अपॉइंटमेंट वेट किया। गोवा में ही था तभी, मैं जॉब कर रहा था। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रेडी किए, जो फॉर्म होता है, वीज़ा फॉर्म होता है, उसको 2-2, 3-3 फॉर्म भर के लेके गया, 2-3 कॉपी लेके गया। मतलब इतना प्रिपेयर हो गया था कि मुझे बाहर ना जाना पड़े, वहां से निकल के भागना ना पड़े, फोटो क्लिक करानी है, दूसरा फॉर्म प्रिंट कराना है, या ये वो। मैं 3 सेट बना के लेके गया था, एक एक्स्ट्रा कॉपी भी लेके गया था। तो इतना प्रिपेयर होके जाओ गाइस, इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो, इतना तो कोई डम नहीं हो सकता है ना। सबमिट करने के दौरान कुछ लोगों को देखा है, वो भागते हैं, अरे फॉर्म नहीं है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, फोटो गलत है, प्रिंट आउट कराने के लिए भागो। तो वो सब चीजें मैंने पहले से ही मेक श्योर कर ली थी। 10 दिन पहले ही जॉब से रिजाइन कर दिया था और 10 दिन घर पे बैठा गोवा में, डॉक्यूमेंट रेडी किए, 12 तारीख को गया, सबमिट किया। बैंगलोर VFS के मैंने बहुत बुरे रिव्यूज पढ़े थे गूगल पे, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं गया, मुझे बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस था। सबमिट किया इजिली सबमिट करने के बाद वापस आ गया। अभी तक मेरा 282 यूरो ही खर्चा हुआ था, और जो बैंगलोर जाने का खर्चा था वो टिकट का करीबन 500-600 रुपये मैंने दिए थे बस के नहीं 1200-1300 का कुछ समथिंग बस का था, वो मैंने पे किया था, और प्लस मेरे डॉक्यूमेंट का जो खर्चा था। तो मोटा मोटा मान लो मैंने 40,000 खर्चा कर दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह सब मिला के 40,000 ये खर्चा हो गया। वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट किया, वो फीस वगैरह समथिंग 11,000 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 9.5 या 11,000 कुछ तो लिए थे। मैंने प्रीमियम नहीं लिया था। प्रीमियम में क्या, केवल फॉर्म भरने में मदद करते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो मैंने तो अभी ये 40 और ये 50, 10,000 ये मान लो 50,000 हो गए। 50,000 वहाँ जाके सबमिट किया। सबमिट करने के बाद वापस से गोवा आया, घर गया, गोवा में 2-4 दिन रुकने के बाद घर गया। सोचा 15-20 दिन में आ जाएगा। उस टाइम जुलाई में बहुत तेज जल्दी आ रहे थे, लोगों के 5-5, 10-10 दिन में वीज़ा आ रहे थे। प्रोसेस फास्ट हो गया था, लोगों ने, एम्बेसी ने नया स्टाफ हायर किया था, तो सोचा आ जाएगा मेरा भी। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। मुझे एम्बेसी से कॉल आती है कि हेलो, आपका जो इंश्योरेंस है वो माल्टा का है और इंडियन इंश्योरेंस नहीं है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, माल्टीज़ है। क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने भेजा था मुझे इंश्योरेंस, मैंने नहीं किया था, सारे डॉक्यूमेंट मुझे एम्प्लॉयर ने भेजे थे। अब मैं परेशान,
मैंने, उसने बोला कि आप परेशान मत होइए, एम्बेसी में जो ऑफिसर थी, वीज़ा ऑफिसर, उसने बोला आप परेशान मत होइए, आप गूगल पे जाइए, तुरंत बुक करिए एंड मुझे फॉरवर्ड करिए विद इन एन आवर, आई विल बी वेटिंग टिल 1 PM। तो मैंने कहा ठीक है, तभी 11:30 बज रहे थे। मेरा एक बंदा था पंजाब में, मेरा एक बंदा था सबर करके, उससे भी मैं ऑनलाइन ही मिला था, उसको मैंने बताया, उसने पहले से करके रखा था टाटा AIG का, उसने मेरे से तुरंत डिटेल मांगी, उसने तुरंत बुक किया, मेरे से पैसे भी नहीं लिए, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मतलब ऐसे दोस्त हमेशा चाहिए होते हैं जो मुश्किल समय में काम आते हैं। उसने तुरंत मेरा करके दिया और मुझे फॉरवर्ड किया, वो मैंने तुरंत एम्बेसी को भेजा। मैंने डेट गलत सुन ली थी, उन्होंने बोला था कि 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक का चाहिए, मैंने इंश्योरेंस जो करवाया 1 दिसंबर तक का करवाया। अब मैंने उनको भेज दिया, 5 मिनट बाद वापस से एम्बेसी से कॉल आती। कितना लकी हूँ गाइज मैं, कितना लकी हूँ। रिजेक्ट करने में 2 मिनट लगता है उनको, वापस से कॉल आती है कि सर आई हैव आस्क्ड यू फॉर टिल 31st of December एंड यू हैव फॉरवर्डेड मी टिल 1st of December ओनली। तो मैंने तुरंत अपॉलॉजी करी, मैंने अपोलोजाइज किया कि आई एम रियली सॉरी मैम, आई मिसअंडरस्टूड, आई विल फॉरवर्ड यू इमीडिएटली। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम सर, यू डू इट, यू कैन डू इट। तो मैंने फिर कॉल किया, ये वो, उसने भी बात करी, मेरे फ्रेंड ने बात करी, मैंने बात करी, तुरंत उन्होंने टाटा AIG का ये भी शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्होंने आधे घंटे में मुझे फॉरवर्ड कर दिया, मैंने एम्बेसी को फॉरवर्ड किया। फिर मैं वेट करने लगा कि चलो अब तो सब कुछ हो गया, अब तो लगता है इंटरव्यू भी नहीं होगा, अब वीज़ा आ जाएगा। 1 महीना हो गया, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना नहीं आ रहा है। मतलब उसके बाद 8 दिन बाद मुझे कॉल आती है, हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम VFS बेंगलुरु, सर यू नीड टू कम ओवर हियर फॉर री-बायोमेट्रिक। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो गया सुन के। मैंने वापस से दोबारा टिकट करी, 5,000 की टिकट जाने की, 5,000 आने की, फिर प्लस वहाँ स्टे करने का, तो 50,000 अब प्लस ये 10,000, 15,000 समथिंग मान लो, 65,000 रुपये ये हो गया, 70 मान लो, 70,000 रुपये मेरा ये हो गया। वहाँ जाके वापस से रीसबमिट किया अपना अपॉइंटमेंट, जाके रीसबमिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम भी गया और टेंशन अलग से आया। रीसबमिट किया अपॉइंटमेंट जाके इमीडिएटली नेक्स्ट वीक। मुझे फ्राइडे को कॉल आया था, वो सैटरडे को बुला रहा था। मैंने कहा कि मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, मैं इतनी जल्दी कैसे आ पाऊँगा। तो फिर मंडे का मैंने टाइम लिया, मंडे को जाके वापस कानपुर से गया वापस से बैंगलोर में सबमिट किया अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में पूरा प्रोसेस उन्होंने वापस से सबमिट किया और फिर घर पे वेट करने लगा। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, परेशान, एम्प्लॉयर भी परेशान, मैं भी परेशान, सब परेशान। फिर फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नेक्स्ट वीक आ जाएगा मुझे। और दीपावली बीत गई, दीपावली के 1-2 दिन बाद लगभग 26 से 27 तारीख को मुझे मैसेज आता है कि आपका डिस्पैच हो गया है। इतनी खुशी बता नहीं सकता हूँ। वो डिस्पैच होने के बाद फिर मैं जब आया तो सबसे पहले मैंने अपना वीज़ा लिया कोरियर गाय से, 2 दिन बाद आ गया। 2 दिन का वेट करा नहीं गया मेरे से, 2 दिन बाद वीज़ा मेरा आया। मतलब जब मुझे मैसेज आया, मैसेज आने के 2 दिन बाद आया। तो जैसे ही वीज़ा आया मेरे पास तो मैं सीधा वीज़ा लिया। मैंने मेरी शॉप से पापा का फ़ोन आया, आशु तुम्हारा कुछ कुरियर आया है, ऐसा करके मैं गया और जैसे ही वीज़ा उठाया, अपना वीज़ा उठा के नीचे आ गया घर पे आने के बाद में पापा भी आ गए, भाई भी आ गया, मम्मी भी आ गई। मैंने जैसे एनवेलप ओपन किया, एनवेलप ओपन करने के बाद में सबसे पहले मैंने अपना पासपोर्ट ओपन किया, उसमें वीज़ा था। वीज़ा देखते मैंने पापा को ऐसे गले लगाया और ऐसे गोद में उठा के ऐसे कस के किया और बोला पापा आ गया वीज़ा। इतना हैप्पी मोमेंट ना, ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। तो ये खर्चा था और प्लस मेरा 41,000 का मैंने लुफ्तांसा का टिकट किया माल्टा आने के लिए और प्लस मैं 400-500 यूरो लेके आया था कैश। आप 60 से 800 यूरो लेके आ सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मुझे कंपनी अच्छी थी, मेरी कंपनी पोजीशन भी मेरी अच्छी थी, तो जिसकी वजह से कंपनी की तरफ से मुझे बेनिफिट था। मुझे होटल दिया कंपनी ने स्टे करने के लिए, तो मुझे पता था ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो मैं उसी अकॉर्डिंग 400 यूरो लेके आया था कैश। बाकी मेरे पास तो मेरा इंडिया का कार्ड था ही, कुछ इमरजेंसी होती तो मैं उससे यहाँ से भी निकाल सकता था क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था उसमें। तो सब लोग बोलते हैं कैश लेके आओ, कैश लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एटीएम इंटरनेशनली काम करता है, आप अपने बैंक जाके कंफर्म करा सकते हैं। अगर आपका एटीएम इंटरनेशनली काम करता है तो कुछ एक्सचेंज के चार्जेस लगेंगे, बाकी इतना पैसा नहीं कटता है भाई। वो तो आप एक्सचेंज कराने जाओगे तब भी, किसी भी दुकान में इंडिया में एक्सचेंज कराने जाओगे तब भी उतना ही रुपए लगना है, तो वही पैसा लगता है। तो मैं कार्ड भी लेके आया था, 2 कार्ड मेरे पास थे, तो मुझे इतना कुछ डर नहीं था। 400 यूरो कैश कराया दिल्ली में, लुफ्तांसा से टिकट करी 41,000 की, 40,500 की थी, तो मैं 41,000 मान लो, 41,000 की टिकट करी वाया न्यू दिल्ली टू जर्मनी टू
म्यूनिक, न्यू दिल्ली टू म्यूनिक, म्यूनिक टू माल्टा 15 घंटे की जर्नी थी मेरी। काफ़ी दिन से सर्च कर रहा था। सर्च करने के लिए भी बता देता हूँ, स्काई स्कैनर डाउनलोड कर लो, उस पर सर्च करते रहा करो। अगर आप आने वाले हो तो उस पर सर्च करते रहा करो, सर्च करते रहा करो, आपको टिकट दिखती रहेगी जल्दी जर्नी वाली, मतलब कि सस्ती वाली टिकट आती रहती है। उस पर आप अपना रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, तो आपको अलर्ट देता रहेगा जब सस्ती टिकट होगी उस पर्टिकुलर फ्लाइट की। तो स्काई स्कैनर के थ्रू आप टिकट देख सकते हैं कौन सी फ्लाइट की सबसे सस्ती है। तो मेरा कुछ खर्चा आया 8,412 लगभग 1,10,000 रुपए, 1,20,000 रुपए मान लो। 1,20,000 रुपए में मैं यहाँ बैठा हूँ माल्टा में। टाइम भले ही मेरा फरवरी से अक्टूबर तक लग गया, नवंबर 10 को मैं यहाँ आया था, टाइम भले ही इतना लग गया, लेकिन मैंने पैसे ज़्यादा स्पेंड नहीं किए गाइस। 1,10,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, मैक्स टू मैक्स 1,20,000 से 1,30,000। हाँ, टाइम बहुत स्पेंड किया, 4 महीने घर पे था। जुलाई में काम छोड़ा था मैंने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3.5 महीना मैं घर पे बैठा रहा। तो वो पैसा भी तो जमता है ना। मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन किसको पता था कि 4 महीना वीजा का वेट करना पड़ेगा, 3.5 महीना वीजा का वेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 90 डेज मैंने वेट किया, नॉट वर्किंग डेज, 90 टोटल डेज मैंने वेट किया ऑलमोस्ट। तो किसको पता था, 90 डेज नहीं, मतलब 70 डेज समथिंग किया है। तो किसको पता था इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन आ गया। तो बस वो फल, जो मेहनत का फल था ना, वो मिल गया फाइनली। तो ये थी मेरी जर्नी, ये था मेरा अमाउंट टोटल जो मैंने खर्चा किया। 1,10,000 1,20,000 रुपए मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप आ रहे तो आपका भी इतना ही खर्चा होना चाहिए। अगर पैसा इससे ज्यादा खर्चा होगा, अगर आपकी फ्लाइट टिकट महंगी होगी, 1.5 लाख रुपए मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए गाइस आपको माल्टा आने के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए बुक करने के लिए भी 2,000 मुझे लगे थे, वो पैसा बताना भूल गया था। तो वही 1,20,000 रुपए समथिंग मान लो। तो यस, तो गाइस ये थी मेरी जर्नी, ये था मेरा पैसा जो लगा। आप लोगों के मन में कोई और क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा मेन पेज है कॉकटेल साइकोलॉजी, उसको जाके जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको सीवी कवर लेटर बनवाना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं वो भी बना दूंगा। मिनिमम अमाउंट लूंगा, वो आपको मैसेज में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।